नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक और इसका हम फर्स्ट नाइट कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड नाइट में हम कर रहे हैं, उसमें हम 3 4 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है ब्रैगर्ट्स हैव फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी। यानी जो ब्रैग करते हैं ना लोग, बड़ा फड़ा मारते हैं जिसको बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब जो फेंकते हैं, उनमें बड़ी फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी होती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जाने से पहले थोड़ा सा पीछे का टच ले लेते हैं कि हम कहाँ पे थे। तो हम इस सेकेंड नाइट में पढ़ रहे थे ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जो कि हमने समझा कि कोई भी प्रॉब्लम उठाओ, उसकी जड़ में जाओ तो आपको यही दिखेगा कि आपको प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें कोई ना कोई दूसरा बंदा रिलेटेड है। अगर आपको उसमें जीतने या हारने की फीलिंग ना हो तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है, जो कि आज की डिस्कशन में और ज़्यादा अच्छा बताया हुआ है। फिर हमने समझा कि फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी क्या है और जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या डिफरेंस है। तो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी जो एडलर के हिसाब से, ऑथर के हिसाब से, दार्शनिक के हिसाब से एक अच्छी चीज़ है जो स्ट्राइविंग एंड ग्रोथ लेके आती है। बट अगर उसमें यही चीज़ आ जाए कि हाँ मेरी कंडीशन ऐसी है, यानी ए एक ऐसी कंडीशन है, बी उसका क्या है इफ़ेक्ट, मेरा पास्ट ऐसा था इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसको बहुत अच्छे से कल हमने डिस्कस किया था। इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कल जैसे हम पढ़ते पढ़ते हमें पता लगा था कि जैसे एक केस ले लो कि आई एम नॉट वेल एजुकेटेड सो आई कैन नॉट सक्सीड, यानी मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मैं सक्सेस नहीं पा सकता। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जो कि बंदा सीधा कहता नहीं, कि मैं सक्सेसफुल होना ही नहीं चाहता, जो कि कोर सच है। इसलिए इसके बहाने में एक बड़ा सीधा सीधी वो बात घुमा फिरा के बोलता है कि मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आगे वही घूम फिर के बात आती है कि जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो बंदा इसलिए घड़ता है क्योंकि उसमें एक करेज नहीं है अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की। क्योंकि उसको पता है कि वो ऐसा कह सकता है कि अगर मेरी एजुकेशन बढ़िया होती, मतलब अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरी एजुकेशन बढ़िया हो सकती है, और एजुकेशन बढ़िया हो सकती है तो मैं अच्छी नौकरी या अच्छा काम धंधा जो है कर सकता हूँ। तो बात यहाँ पे है लाइफस्टाइल को चेंज करने की जो करेज है, उसके बारे में ये सारी की सारी बुक अभी तक घूम रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में फिलोसफर ने क्या बोला था, थोड़ा सा टच में लेते हैं कि फिलोसफर ने बोला कि तुम में अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ना करेज नहीं है। तो जो तुम्हारी अभी चीज़ें हैं, जैसा तुम्हारी लाइफ चल रही है, अगर उसमें थोड़ी कंप्लेंट्स और लिमिटेशन है तो भी तुम उससे ओके हो कि ठीक है चल रहा है जैसे चल रहा है। तो यूथ आगे बोलता है नए चैप्टर में कि मे बी सो, और कुछ कहना चाह रहा है आगे, परंतु मतलब थोड़ा सा एग्री कर रहा है पर उसकी बात काट रहा है फिलोसफर की। पर आगे फिलोसफर उसकी बात काट देता है कि तुमने एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना लिया है एजुकेशन के लिए, और तुम कह रहे हो कि मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसको उल्टे तरीके से सोचो कि इसकी रीजनिंग क्या हो सकती है कि अगर मैं एजुकेटेड होता तो मैं सक्सेसफुल होता। तो युद्ध बोलता है सही बात। तो दार्शनिक आगे बोलता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक अलग एस्पेक्ट भी है, एक अलग नज़रिया भी है। जो अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस को मैनिफेस्ट करते हैं वर्ड्स में या एटीट्यूड में, वो ये कहते हैं कि ए एक सिचुएशन है और बी हो नहीं सकता। मतलब ए एक सिचुएशन और बी कोई घटना है जो हो नहीं सकती। और वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं अगर ए ना होता तो वो शायद वो काम कर लेते। मतलब वो एक बहाना उस चीज़ को दे रहे हैं, सिचुएशन को, कि अगर वो चीज़ ना होती तो वो एक अच्छा काम कर लेते और उनकी कोई वैल्यू होती।
तो अगर मुश्किल लगे आपको समझने में कि बड़ी बातों का खेल है ना, शब्दों का खेल है यहाँ पे, तो बड़े ध्यान से समझना। कई बार मेरे से भी गलत बोल हो सकता है या हो चुका होगा, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपको फिर नहीं समझ आ रहा, आप पीछे जाके ऑडियो या वीडियो में जाके फिर से सुन सकते हैं। तो युवा आगे बोलता है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये कर सकता था। तो दार्शनिक बोलता है हाँ। एडलर पॉइंट आउट करता है कि कोई भी इन्फीरियरिटी ऑफ, जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है, उसको लंबे समय के लिए पुट अप नहीं कर सकता। फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एक ऐसी चीज़ है जो सबके ही पास है, पर अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो जाए तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है और इसको सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यूथ आगे बोलता है कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। एक जगह पे तुम कह रहे हो कि इन्फीरियरिटी, जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है, वो स्ट्राइविंग एंड ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ पे कह रहे हो कि तुम एक कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हो। तो फिलोसफर बोलता है कि चलो एक बार फिर से इसको समझते हैं। जो कंडीशन है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी की, वो एक तरह का ऐसी फीलिंग है कि कुछ अंदर कमी है, अपने आप में एक अंदर एक कमी है कि प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ में हम हैं वहाँ पे एक कमी है। सो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे युवा उसको टोक देता है कि तुम एक मिसिंग पार्ट फील कर रहे हो, तुम उसको फील कैसे करोगे? तुम्हारे जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो एक मिसिंग पार्ट है, तुम उसको फील कैसे करोगे, कैसे भरोगे? तो फिलोसफर बोलता है एग्जैक्टली। तो कैसे उस जो लैकिंग है, जो कमी है, उसको कंपनसेट करना है? जो सबसे अच्छा रास्ता है वो है स्ट्राइविंग और ग्रोथ से। यानी अगर आपके पास अंदर फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है, यानी लैकिंग है, तो आप छोटे छोटे कदम उठाओ, और उस छोटे छोटे कदमों का मतलब बेसिकली स्ट्राइविंग एंड ग्रोथ है। जैसे ये हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, किसी कांस्टेंट ट्रेनिंग में ध्यान दो, या अपने काम में बहुत अच्छे से काम करो। पर लोगों में ये करेज नहीं होती कि वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पहले ही उठ जाएं, साहस लाएं और कुछ करें। और दोबारा से यही सोच आती है कि आई एम नॉट वेल एजुकेटेड सो आई कांट सक्सीड, यानी मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और इसका मतलब है तुम अपनी कैपेबिलिटी से ये कह रहे हो कि अगर मैं एजुकेटेड होता तो मैं सक्सेसफुल हो जाता, और ये एक रियल मी है। एंड that the real me, which just happens to be obscured right now by the matter of education, is superior। मतलब जो अभी तक एजुकेशन के माध्यम से डिस्कवर नहीं किया है वो एक सुपीरियर चीज़ है। इस लाइन को समझने के लिए मेरे को भी 2-4 वक्त लगा, पर ये आगे जाके और क्लियर होती है कि जो सुपीरियर बात वो कर रहा है उसका मतलब क्या है। तो युवा बोलता है कि नहीं, ये कोई सेंस नहीं बयां कर रही। जो आपने दूसरी चीज़ बोली, ये फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से भी परे है। और ये जो आप बोल रहे हो ये ज़्यादा बोल्ड है। बोल्ड को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? मतलब कई लोग बोलते हैं ना, बड़े सीधे तरीके से साफ बोल देते हैं बिना कोई फिल्टर लगाए, एकदम डट से बोल देते हैं। तो ये इस तरह की बात है। तो उसने दूसरी बात क्या कही थी कि अगर मैं एजुकेटेड होता तो ही मैं सक्सेसफुल होता। और फिलोसफर आगे बोलता है कि सचमुच जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ये हमें एक नई मेंटल स्टेट में भी लेके जा सकती है। और युवा बोलता है वो कौन सी? तो फिलोसफर बोलता है मुझे नहीं लगता तुमने ज़्यादा इसके बारे में सुना होगा, इसे कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो युवा बोलता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये क्या चीज़ है? फिलोसफर बोलता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से जूझ रहा है और उसके ऊपर उसके अंदर एक करेज नहीं है कि वो स्ट्राइविंग एंड ग्रोथ से उसको कंपनसेट कर पाए,
और उसके आगे अपनी जो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की थिंकिंग है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो एक सिचुएशन है बी कैन नॉट बी डन, बी हो नहीं सकता। तो वो बंदा क्या सोचेगा अपने आप में कि वो इस काबिल नहीं है, इस काम को करने में काबिल नहीं है। और इस पॉइंट पे तो वो जो आदमी है वो किसी और तरीके से, किसी और फैशन से इस चीज़ को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा और वो कोई आसान रास्ता ढूंढेगा। तो युवा बोलता है वो क्या है? तो फिलोसफर बोलता है कि वो रास्ता है कि वो इस तरीके से एक्ट करे कि वो सुपीरियर है, और वो ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हो जाएगा कि वो फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी को फैब्रिकेट करने लग जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी हर एक बंदा मेरे ख्याल से फील करता है। इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्लियरली हम बात करेंगे। अभी मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, अभी मैं जस्ट किताब को फॉलो करना चाहता हूँ। तो यूथ आगे बोलता है कि ए फैब्रिकेटेड फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, यानी उस फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी को कंपनसेट करने के लिए एक फैब्रिकेट कर लेते हैं सुपीरियरिटी की फीलिंग। इसका क्या मतलब? तो फिलोसफर बोलता है एक जान पहचान की जो एग्जाम्पल हो सकती है वो है गिविंग अथॉरिटी, यानी किसी चीज़ को अथॉरिटी देना। तो युवा बोलता है इसका क्या मतलब? तो फिलोसफर बोलता है कि कोई ऐसा एक्ट कर सकता है कि कोई पावरफुल आदमी है उसके साथ वो गुड टर्म्स बना लेता है, मतलब मैं ब्रॉडली स्पीक कर रहा हूँ यहाँ पे। और वो कोई हो सकता है कोई तुम्हारा स्कूल का या क्लास का लीडर, या फिर वो हो सकता है कोई फेमस सेलिब्रिटी। और ये करने से उस बंदे को ये एहसास होता है कि वो भी स्पेशल है। और जो let me read it. Behaviors like misrepresenting one's work experience or excessive allegiance to particular brands of clothing are form of giving authority, superiority complex. तो जो इस तरह के बिहेवियर जो किसी को मिसरिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वर्क एक्सपीरियंस को या किसी पर्टिकुलर क्लोथिंग ब्रांड के साथ बहुत ज़्यादा लगाव, ठीक है, ये एक तरह की क्या है, एक अथॉरिटी देते हैं और क्या डेवलप करते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हर केस में इसके अंदर एक चीज़ है जिसको बोलते हैं आई, कि मैं सुपीरियर हूँ, स्पेशल हूँ। और यही जो आई अपने आप में हम बना रहे हैं, जो हम सुपीरियर अपने आप में बना रहे हैं, हम एक अथॉरिटी से खुद को लिंक कर रहे हैं। तो आसान शब्दों में ये क्या है, फैब्रिकेटेड फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। और इसके जो बेस में, आगे युवा कहता है, इसके जो बेस में है वो है इंटेंस फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, यानी बहुत ज़्यादा जो इन्फीरियरिटी की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो मैं थोड़ा किताब से बाहर आके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि किताब की भाषा इंग्लिश है, मुझे रियल टाइम में उसको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। और एक्टिव पैसिव बड़ा होता है हिंदी इंग्लिश में, कि इंग्लिश में वो एक्टिव में लिखा है, मुझे हिंदी में पढ़ना है तो उसको पैसिव में करना पड़ता है। तो कई बार बातों की सेंस इतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब है कि एक बंदे के पास इन्फीरियरिटी की फीलिंग है और उसको अलग अलग तरह, जैसे उसमें है कि एक सिचुएशन है, बी जो है हो नहीं सकता, इस तरह की चीज़ें उसके माइंड में है। तो इस तरह के बंदे ना इस चीज़ से बचने के लिए, कंपनसेट करने के लिए एक नई चीज़ बना लेते हैं जिसको बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। यानी एक वो अपने मन में एक फैब्रिकेट कर लेते हैं फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, क्योंकि वो बूस्ट उनको बाहर से नहीं मिल रहा कि तुम सुपीरियर हो, तो वो अंदर से ही अपने जनरेट कर लेते हैं। और एक चीज़ मैंने बड़ा सुनी है, फेक इट टिल यू मेक इट, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो पहले क्या, अगर तुम वैसे नहीं हो तो तुम बस एक्ट करना शुरू कर दो कि भाई तुम तो बड़े 30 मार खाओ, तुम तो पता नहीं क्या हो, टिकटॉकर हो, बड़े बड़े यूट्यूबर हो, सेलिब्रिटी हो, क्या हो, आई डोंट नो वो फॉर्मूला वर्क भी करता होगा नहीं करता होगा, मैंने अपनाया था, मेरे लिए वर्क नहीं किया। तो
तो एक जो उस इन्फ्योरिटी फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी से बचने के लिए एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एक फैब्रिकेटेड फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी बना लेते हैं। उसमें क्या है, देखो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मान लो कहते हैं ना, अगर आपका आपका कोई कह लो कोलीग है, वो आपसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और आपको अंदर ही अंदर इन्फ्योरिटी फील हो रही है, तो बेस्ट वे क्या है, उसको जाके दोस्त बना लो। जब आप उसको दोस्त बना लोगे, आपको लगेगा कि ये मेरी गैंग का ही है, तो एक तरीके से आप समझोगे कि अब ये भी पावरफुल है तो मैं भी पावरफुल हूँ, क्योंकि मैं तो इसकी गैंग का हूँ। और इसी तरीके से किसी फेमस सेलिब्रिटी को फॉलो करके, या क्लास में कोई लीडर हो जिस तरह बुक में लिखा गया है, या फिर बड़ा है ना, अपने आप को चमक दमक के रखना, बड़े बढ़िया बढ़िया फैशन क्लोथ्स, ब्रांडेड कपड़े डालने, इन चीज़ें से अपने माइंड को बताना कि मैं तो बढ़िया हूँ, मैं तो सुपीरियर हूँ। तो अपनी जो अंदर की आय है, मैं है, उसको बेसिकली एक अथॉरिटी से लिंक करना। क्योंकि अगर आप अथॉरिटी हो, अथॉरिटी को मेरे को नहीं पता हिंदी में कैसे बोलेंगे, पर मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा कि उसको एक अथॉरिटी से लिंक करना। और जब अथॉरिटी होती है, इसका मतलब आपके पास सुपीरियर चीज़ है कोई, हाँ, एक जोर होते हैं। तो ये है एक फैब्रिकेटेड फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी। पर यूथ ने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि उसके जो नीचे तह में जो चीज़ है ना, वो यही है, उसमें बहुत ही घनी इंटेंस फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी है, तभी वो ये चीज़ें कर रहा है। तो फिलोसफर आगे बोलता है कि मुझे ज़्यादा फैशन के बारे में पता नहीं, पर ये मुझे लगता है कि ये एडवाइजेबल है कि जो लोग रिंग्स वगैरह पहनते हैं, जैसे रूबी की रिंग पहन गई, एमरलेट्स की रिंग अपनी सारी उंगलियों में पहनते हैं, उनको फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी होती है। और उनको इस चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं होता कि वो बहुत सुंदर हाथ में दिख रहे हैं। उनको क्यों, वो लोग ज़्यादातर अंगूठी क्यों पहनते हैं, उनका कोई ना कोई स्टार्स कनेक्शन, ज्योतिष विद्या, ये वो फलां ढिमका होता है कि अगर ये पहनोगे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आपका गुस्सा शांत रहेगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोग इसलिए पहनते हैं, उनमें भी एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी होती है। तो चंद लोग ही होते हैं जिनको वो अच्छा लगता है पहनना, सुंदर लगता है, बट ज़्यादातर फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी के लिए ही उसको पहनते हैं। और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि ये एक तरीके से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का साइन है। अगर अंगूठी पहनी है तो उन्हें अपने आप में पता नहीं क्या फील होता है कि मैंने कुछ महंगी चीज़ पहनी हुई है, बट अंदर ही अंदर उनका, कि अगर आपने किसी को दिखाना भी है, मान लो कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, अंदर से स्टेबल हूँ, तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे, जैसे ये सारी डिस्कशन हो ही रही है कि फैशन कर लिया, अच्छा दोस्त बना लिया एक बढ़िया बंदे को, फिर आगे पीछे उसके घूमने लग पड़े, फिर मुंदरियाँ पा ली, मतलब ये अंगूठियाँ डाल डाल ली। तो ये सारी चीज़ें से वो एक फैब्रिकेट कर रहे हैं सुपीरियरिटी फीलिंग की, पर अंदर से वो क्या है, खोखले हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसे हैं, जस्ट एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ। तो युवा आगे कहता है सही, दार्शनिक आगे बोलता है, तो जो अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, किसी उधार ली हुई पावर से अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, किसी और की वैल्यू से अपने आप जीते हैं और उसमें बड़ा दिखाते हैं, वो बेसिकली दूसरों की लाइफ जी रहे हैं। और ये पॉइंट ऐसा है जिसको हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए। तो युवा बोलता है, सो ए सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, कि एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। क्या आप मुझे डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो फिलोसफर बोलता है, हाँ, एक प्रकार का आदमी है जो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बोस्ट करता है, बहुत ज़्यादा फेंकता है, जो अपनी जो पास में उसने कुछ अचीव किया होगा उसके बारे में ही बात करता रहता है, उसकी मेमोरीज बार बार लेके आता रहता है कि जब वो बात थी तो क्या था, जब वो दिन थे तो क्या थे। तो वो ये सारी बातें वो लोगों के सामने बोलता रहता है। तो आप लोगों को भी लगता ही होगा कि आप अपने इर्द गिर्द देखो, आपको कोई ना कोई अपने लाइफ में ऐसा पर्सन दिख जाएगा जो इस तरह की आइटम्स करता है।
तो ये जो सारे लोग होते हैं, ये इनमें सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो यूथ बोलता है कि जो आदमी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में फेंकता है, मतलब एक क्वेश्चन मार्क कर रहा है, ज़रूर ये एक एरोगेंट एटीट्यूड है, बट वो सुपीरियर है, वो इसीलिए ही फेंक सकता है। तुम ये नहीं कह सकते कि उसने जो फीलिंग है वो फैब्रिकेट कर रखी है। तो यूथ ये कह रहा है कि भाई अगर वो सुपीरियर है तो वो बोल रहा है, इसमें क्या, तुम ये थोड़ी कह सकते कि उसने भी फीलिंग ऑफ सुपरियॉरिटी फैब्रिकेट की हुई है। तो फिलोसफर यहाँ पे बोलता है कि तुम गलत हो, कि जो बंदे इतना दूर चले जाते हैं कि वो फेंकने लगते हैं, इतना ज़ोर से हर बंदे को कह रहे हैं कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, उनमें एक्चुअली में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। एडलर जैसे क्लियरली बोलता है कि जो लोग फेंकते हैं यानी बोस्ट करते हैं, वो फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी के कारण ही करते हैं। तो यूथ बोलता है कि तुम कह रहे हो कि जो बोस्टिंग है यानी फेंकना है, वो एक इन्वर्टेड फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी है, यानी वो एक तरीके से फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी के उल्टा है, मतलब वो फीलिंग ऑफ सुपरियॉरिटी है। तो फिलोसफर बोलता है सही, अगर किसी में सच में कॉन्फिडेंस होगा तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी है कि वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि उसको बोस्ट करना पड़ता है, यानी उसको एक तरीके से प्रूव करना पड़ रहा है कि वो क्या है, बाय सेइंग आउट लाउड। तो उसको ज़रूरत पड़ती है अपनी सुपरियॉरिटी को बहुत ज़्यादा दिखावा करने की। तो उसमें ये डर रहता है कि अगर वो ये चीज़ ना करे तो कोई सिंगल पर्सन भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो क्या है, और ये एक पूरी तरह फुल ब्लोन सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो युवा कहता है, तो अभी इन सारे जो हमने डिस्कशन की, इसके हिसाब से लगता था कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पोलर ऑपोजिट है, यानी 180 डिग्री ऑपोजिट है, पर सच्चाई में ये एक दूसरे को टच करते हैं, बॉर्डर करते हैं। तो फिलोसफर बोलता है हाँ, वो दोनों क्लियरली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक लास्ट एग्जाम्पल है जो मैं देना चाहता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है जो बोस्टिंग से डील करता है। सो देयर इज ए पैटर्न जो कि लीड करता है एक पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ सुपरियॉरिटी, और जो फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी है बेसिकली वो फीलिंग ऑफ सुपरियॉरिटी को लीड कर रही है, और कंक्रीटली स्पीकिंग इट्स ब्रैगिंग अबाउट वंस ऑन मिसफॉर्च्यून। मतलब ऐसा बंदा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मिसफॉर्च्यून, मिस हैपनिंग हुई है, और उसके बारे में ही वो एक ब्रैग कर रहा है। मतलब ये बड़ी शानदार यहाँ पे स्टोरी होगी। कई बंदे क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, कि किसी के लाइफ में कुछ बुरा हुआ होता है ना मतलब कभी पास्ट में, तो वो उसको बड़ा अच्छे फैब्रिकेट कर लेते हैं, यूज़ करना बड़ा अच्छा सीख जाते हैं। जैसे कि भाई मैंने जो झेल लिया तू नहीं झेल सकता, मतलब मैंने जो झेल लिया, मैंने बहुत दर्द दुख सहा है, इसलिए वो एक उसके पास एक सॉफ्ट जोन है, तो दूसरे के सामने वो हमेशा ये रोना रो सकता है। तो वो रोना भी इस तरीके से रोते हैं कि मैंने ये कर लिया है, तो वो होता तेरे से नहीं होता, मतलब उसमें भी वो ब्रैग कर रहे हैं। तो युवा यहाँ पे बोलता है ब्रैगिंग अबाउट वंस ऑन मिसफॉर्च्यून, यानी अपनी ही किसी मिसफॉर्च्यून के बारे में ब्रैग करना। तो फिलोसफर बोलता है कि कोई आदमी जो एक बोस्टिंग मैनर अज्यूम कर लेता है, जब वो अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में बात करता है, उसके साथ जो अलग अलग तरह की मिसफॉर्च्यून हुए थे, अगर कोई इस बंदे को कंफर्ट करना चाहे और सजेस्ट करे कि ये चेंज हो सकते हैं, तो वो बड़े आसानी से रिफ्यूज़ कर देगा कि तुम ये नहीं समझ रहे कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और युवा बोलता है कि हाँ, सच में ऐसे लोग हैं,
पर यहाँ पे फिलोसफर उसकी बात काट देता है। तो आप सोचें आपकी ज़िंदगी में ऐसा कि कोई बंदा बहुत दुखी, आपका दोस्त ही है ना, बहुत दुख से गुजरा, और चाहे ताज़ा ताज़ा या काफ़ी देर बाद आप उसको पूछते हैं कि भाई तू कैसा है, और वो बोलता है कि भाई तू नहीं समझ सकता मैं क्या फील कर रहा हूँ। जैसे उसने जो झेला है वो पता नहीं किसी और ने झेला ही नहीं है दुनिया में, उसने पता ही नहीं क्या क्या देख लिया है ऐसा। और वो एक तरीके से वो एक फैब्रिकेटेड सुपरियोरिटी है, वो ब्रैग कर रहा है अपने ही मिसफॉर्च्यून को। तो फिलोसफर आगे बोलता है कि ऐसे लोग अपने आप को स्पेशल बताते हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है, मिसफॉर्च्यून उनके साथ जो भी हुआ उनका एक्सपीरियंस है, वो उसको यूज़ करके अपने आप को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं। ये देखो इंसान का दिमाग कैसा है, वहाँ से भी ऐसी चीज़ उठा ली जिससे ये हो कि मैं इससे ऊपर हूँ। एक तो कि मैंने सक्सेस ली ज़िंदगी में, मैं उससे ऊपर हूँ, है ना। दूसरा है कि मैंने दुख ज़्यादा झेले हैं तो मैं तुमसे ऊपर हूँ। तो अगर हम ये फैक्ट कंसीडर करें कि मैं छोटा हूँ, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए, मेरे पास जो बड़े दयालु लोग आएँ और मेरे पास आके कहें कि इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ह्यूमन की जो आदमी की वैल्यूज़ है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। और तो अगर मैं वहाँ पे उनको रिजेक्ट कर दूँ, कि उनकी जो भी बात है उनको रिजेक्ट कर दूँ कि भाई तुम नहीं समझते कि जो शॉर्ट पीपल होना यानी छोटे कद का होना कितना दुखी है, तुम नहीं समझ सकते, तो ऐसा करने से कोई भी मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। और मैं श्योर हूं कि मेरे पास जो भी बंदे होंगे वो ऐसे मेरे को ट्रीट करेंगे जैसे मैं बस फटने वाला हूं, कि मैं मेरे को कोई बात करोगे कोई तो मैं फट जाऊंगा। और मेरे को बड़े मतलब केयरफुली वो हैंडल करेंगे कि कैसे बात करनी है कैसे नहीं बात करनी है, वो मेरे बेसिकली फ्री नहीं होंगे। तो युवा बोलता है बिल्कुल सही। तो फिलॉसफर आगे बोलता है ऐसा करने से मेरी जो पोजीशन है वो दूसरों से सुपीरियर हो गई और मैं स्पेशल बन गया। और जब कोई ऐसा एटीट्यूड कुछ लोग लेके आते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं या किसी तरह का वो मेंटल एंग्विश यानी मानसिक तनाव मानसिक दुख सहते हैं या हार्ट ब्रेक सहते हैं। तो ये भी हमने देखा ही होगा, हम खुद की बात कर लें, हम खुद में झांक ले, जैसे आप सुन रहे हैं अभी, आप अपने अंदर झांक के देखें कि जब हम बीमार होते हैं, है ना, हमें लगता है कि यार अब मेरा हक है दूसरों पे हक जताने का। हम बड़ा वहाँ पे चौड़ा होकर बैठते हैं और ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं कि मैं तो बीमार हूँ भाई मेरी सेवा करो, क्योंकि मैं एक तरीके से अब ऊपर हूँ, उस घर के जो भी सदस्य हैं उनमें आज मेरी चलेगी क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो मुझे याद है मेरी मम्मी तो डंडा लेके फिर आ जाती थी कि भाई तू बीमार है तो हम क्या करें। पर ये जो भावना है ये हम सब में आती है कि अगर हम बीमार हैं, अगर हम किसी चीज़ से दुख सह रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है और मेरा जो कोई ख़ास बंदा है उसको मेरी हेल्प करनी चाहिए। और इन ए वे हम एक फैब्रिकेट कर रहे हैं, हम एक ऑर्डर फैब्रिकेट कर रहे हैं वहाँ पे कि हम दूसरे से ऊपर हैं। तो युवा बोलता है तो इस तरीके से वो अपनी फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी को रिवील करते हैं और उसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं। तो दार्शनिक आगे बोलता है हाँ कि वो अपने मिसफॉर्च्यून को अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो दूसरे पे कंट्रोल कर सकें। इस चीज़ को डिक्लेयर करने से कि वो कितने अनफॉर्चुनेट थे, बदकिस्मत थे और कितना उन्होंने सहा है, वो दूसरे जो आसपास उनके लोग हैं उनको भी क्या चिंता देते हैं, अपने फ्रेंड्स या फ्रेंड फैमिली फॉर एग्जांपल। और उनको जैसे वो आसानी से पहले बोल सकते थे हमें कुछ भी, है ना, कि भाई तू कर नहीं रहा कुछ, तू उठ जा, हम उनकी स्पीच को, हम उनके बोलने को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनके बिहेवियर को एक तरीके से कंट्रोल कर देते हैं। जैसे
वही एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रही है कि मैं खाना खा रहा हूँ और मेरे से खाया नहीं जा रहा, मतलब मन नहीं कर रहा, मैं बीमार हूँ तो खाना खाया नहीं जा रहा, तो मम्मी मेरी बार बार मेरे को बोल रही है भाई खाना खा ले, खाना क्यों नहीं खा रहा। तो मैं गुस्से में बोल देता हूँ कि मैं नहीं खाऊंगा भाई, क्या कर लोगे, मेरा मन नहीं है तो नहीं है। तो मैं उस समय गुस्से में क्यों बोला, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरे पास एक फैब्रिकेटेड सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और मैं उसको यूज़ करके अपनी मम्मी को चुप करवा देता हूँ। और एक तरीके से मैंने उनका बिहेवियर कंट्रोल कर लिया, और वो भी 100 बार सोचेगी मेरे को अगली बात करने से पहले, या तो वो मेरे को पीट देगी या वो उसके मन में आ जाएगा कि चलो बीमार है छोड़ो, गोली मारो। तो जो लोग, जिसकी मैं बात कर रहा था, फिलोसफर बोल रहा है, जिन लोगों की बात शुरुआत में कर रहा था, वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं और बड़े फ्रीक्वेंटली बार बार फीलिंग ऑफ सुपरियॉरिटी में इंडल्ज हो जाते हैं, घुस जाते हैं और अपनी मिसफॉर्च्यून को अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। तो एडलर ने खुद ये पॉइंट आउट किया है कि हमारे कल्चर में जो वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। तो यूथ आगे बोलता है कि वीकनेस पावरफुल है, अजीब अजीब लग रहा है सुनने में कि स्ट्रांगनेस पावरफुल है यार, जमता है, बट वीकनेस पावरफुल कैसे हो सकती है। तो इसको बड़ा अच्छे से आगे समझाया है दार्शनिक ने कि एडलर बोलता है कि अगर हम अपने आप को पूछें कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हमारे कल्चर में कोई है तो कौन है, तो आंसर क्या है, एक बच्चा। एक बच्चा जो कि बहुत वीक है, वो पूरे दुनिया को नचाता है और उसको डोमिनेट नहीं किया जा सकता। जो बच्चा है वो एडल्ट को रूल करता है, उनको नचाता है अपनी वीकनेस के कारण, और उसकी वीकनेस ही ये वजह है कि कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि देखो बच्चा वीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो हमें ऑर्डर नहीं दे सकता, बट फिर भी वो हमें उंगलियों पे नचाता है क्योंकि उसमें वीकनेस है। तो युवा बोलता है कि मैंने इस तरह का व्यू पॉइंट कभी नहीं सोचा, या मेरे साथ ऐसी चीज़ कभी घटित नहीं हुई। तो फिलोसफर बोलता है ऑफ कोर्स कि जो बंदे इस तरह के बात बोलते हैं, जो बंदा बेसिकली हर्ट हुआ है, कि तुम नहीं समझ सकते कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, ये एक लिमिट तक सही है, ये एक लिमिट तक सच है। मैं बिल्कुल उस बंदे की जो फीलिंग है उसको समझ रहा हूँ कि वो इस तरह की सफरिंग से गुजर रहा है जो कि कोई और भी नहीं सह सकता। पर एज लॉन्ग एज वो बंदा अपने मिसफॉर्च्यून को अगर एडवांटेज लेके बार बार अगर स्पेशल बनना चाहे, तो उसको हमेशा ही एक मिसफॉर्च्यून की ज़रूरत जो है पड़ेगी। यानी अगर कोई स्पेशल बनना चाह रहा है तो और वो क्या कर रहा है, अपनी मिसफॉर्च्यून को एज अ एडवांटेज यूज़ कर रहा है बार बार, तो उसको हमेशा ही एक मिसफॉर्च्यून की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है, और जो युवा है और फिलोसफर ने अब कई सारी सीरियस डिस्कशन टॉपिक्स को टच किए हैं, जैसे फीलिंग ऑफ इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, और तो साइकोलॉजी के हिसाब से तो मतलब क्लियर ही है, बट जो ट्रूथ उनमें था वो बिल्कुल अलग था जैसे यूथ ने अपने दिमाग में सोचा हुआ था। यूथ के लिए सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ और था, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ और था, फीलिंग ऑफ इन्फियोरिटी कुछ और थे, बट हमें समझ आया फीलिंग ऑफ इन्फियोरिटी तो एक स्ट्राइविंग एंड ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑन द अदर हैंड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमें उसी में फंसा के रखता है। सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमने समझा कि जो लगता है कि 180 डिग्री ऑपोजिट है, वो बेसिकली सेम ही है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कि अगर फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है किसी में,
तो ही वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उभर के जो है सामने आता है। तो ये सब सोचने के बाद भी, समझने के बाद भी, जो यूथ के में वो फील नहीं आ रहा था, वो कंफर्टेबल नहीं था अंदर से। तो उसको ये क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि मैं अभी भी ये सब चीज़ें क्यों नहीं अच्छे से समझ पा रहा, अंदर क्यों नहीं जा रहे, मेरे डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रही। तो ये ज़रूर इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, जो शुरुआत की बात थी, जो मेरे को डाउट्स पैदा कर रहा है। तो यूथ ने ना अब थोड़ा ओपन हुआ वो, कि चल अब खुल के बोलते हैं। पहले थोड़ा वो था कि रिस्ट्रिक्ट था। तो यहाँ से चैप्टर अगला शुरू होता है, जिसका नाम है लाइफ इज़ नॉट ए कॉम्पिटिशन। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें भी हमें काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेंगी। तो पीछे से फिर हम थोड़ा सा लिंक करते हैं कि जैसे फिलॉसफर ने बोला लास्ट चैप्टर में कि जितना, एज लॉन्ग एज कि वो जो पर्सन है अपना मिसफॉर्चून को लाभ के लिए यूज़ करता जाए, एडवांटेज के लिए यूज़ करता जाए ताकि वो स्पेशल बन सके, उसको हमेशा ही मिसफॉर्चून की ज़रूरत रहेगी अपने आप को स्पेशल बनाने के लिए। तो यूथ यहाँ पे बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अभी भी ढंग से समझ नहीं आया। दार्शनिक बोलता है तुम जो तुम्हारे मन में है जो पूछ सकते हो। तो युवा बोलता है, एडलर जो है रिकॉग्नाइज करता है परसूट ऑफ सुपीरियॉरिटी को, कि जो कोई आदमी है, कोई भी बीइंग है, वो उसकी एक यूनिवर्सल डिजायर है कि वो और ज़्यादा सुपीरियर बने। क्या ऐसा नहीं है? तो दूसरी साइड में वो कह रहा है कि अगर एक्सेसिव फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी है या सुपीरियॉरिटी है, ये भी एक तरीके की वार्निंग है कि इतना भी ज़्यादा नहीं करना है। तो ये बहुत आसान होगा समझना अगर आप परसूट ऑफ सुपीरियॉरिटी को पूरी तरीके से खारिज कर दे, तो मैं इसको समझ पाऊंगा। तो अब हम क्या करें? तो यहाँ पे युवा ये कह रहा है कि हम में, जो एडलर ने पहले बोला था कि जो परसूट ऑफ सुपीरियॉरिटी है, इसका मतलब है कि हर बंदे में एक यूनिवर्सल डिज़ायर है कि वो बढ़िया बनना चाहता है। पर दूसरी भाषा में अभी हमने दूसरे शब्दों में हमने अभी रिसेंटली समझा कि अगर ज़्यादा फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी है या ज़्यादा फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी है, ये भी एक तरीके की वार्निंग है जो कि हमें तनाव में लेके जाती है। तो मेरे को ये समझने में बड़ी आसानी होगी अगर परसूट ऑफ सुपीरियॉरिटी को तुम खारिज ही कर दो कि हमें चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको समझूंगा। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, हम क्या करें? तो दार्शनिक यहाँ बोलता है कि इस तरीके से सोचो कि जब हम परसूट ऑफ सुपीरियॉरिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में क्या है कि एक ऐसी इच्छा जिससे हम दूसरों से सुपीरियर बनना चाहते हैं, हायर बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। अगर हमें किसी को किक डाउन भी करना पड़े तो भी हम उसको देर नहीं लगाएंगे। तो एक तरीके से ये एक ऐसी इमेज है कि एक स्टेयर केस है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और उसमें जो लोग हैं वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं ऊपर पहुंचने के लिए। पर एडलर इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखता है। वो सोचता है कि जो लोग हैं वो सेम लेवल की जो मैदान है उसमें है। वो मतलब एक असेंडिंग स्टेयरवे में नहीं है जो ऊपर की तरफ है, बट वो सभी एक ही मैदान पे हैं। कुछ लोग हैं जो उसमें आगे जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो पीछे हैं, बट कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, उनमें कोई लेवल नहीं है। तो इस इमेज को तुम अपने माइंड में रखो। बेशक जो उनका जो डिस्टेंस है जो उन्होंने कवर किया या उनकी जो स्पीड थी चलने की वो अलग हो सकती है, पर हर एक बंदा इक्वली वॉक कर रहा है उस सेम फ्लैट पेस में। तो जो परसूट ऑफ सुपीरियॉरिटी का जो माइंडसेट है, ये वो नहीं है कि दूसरे से हमने बढ़ना है, ये है कि आपने सिंगल स्टेप फॉरवर्ड लेना है अपने कदमों से। तो दिस इज नॉट अबाउट द कंपटीशन, ये किसी तरह का कंपटीशन नहीं है कि हमने दूसरे लोगों से बेहतर होना है। तो ये युवा यहाँ पे एक पॉइंट रेज करता है कि लाइफ इज नॉट ए कंपटीशन, कि जिंदगी ये कंपटीशन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही एडलर ने
कि जो लोग हैं हमारे आसपास उनको हायरार्की में मत सोचे कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। हम सब एक ही ग्राउंड में, लेवल्ड ग्राउंड में आगे पीछे चल रहे हैं। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, किसी की चाल ज़्यादा है, किसी की कम है, बट हम सब इक्वल हैं। हमारा सिर्फ एक ही काम है परसूट ऑफ सुपीरियरिटी को लेके, कि हमने अपने कदमों से एक कदम आगे लेना है। तो यूथ बोलता है कि लाइफ इज नॉट ए कॉम्पिटिशन। तो फिलॉसफर यहां बोलता है कि सही, यही काफ़ी है कि तुम बस एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते जाओ बिना किसी के साथ कॉम्पीट किए। और ऑफ कोर्स इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ कंपेयर करने को। तो युवा बोलता है नहीं, ये असंभव है। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते ही रहते हैं, नो मैटर व्हाट। तो यही एक पॉइंट है जहाँ से हमारी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी आती है। तो फिलॉसफर बोलता है कि जो हेल्दी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है वो किसी के साथ कंपेयर करने से नहीं आती, ये अपने आप को अपने आइडियल सेल्फ के साथ कंपेयर करने में आती है। तो यूथ बोलता है बट, वहाँ फिलॉसफर उसको काटता है कि देखो हम सभी डिफरेंट हैं। जेंडर, एज, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अपीयरेंस, इन सभी की बात करें तो इन सभी चीज़ों में भी हम कोई भी एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इसको हम पॉजिटिव मैनर में एक्नॉलेज करते हैं कि जो लोग हैं हमसे डिफरेंट है, पर हम सेम नहीं हैं पर इक्वल हैं। हम सेम नहीं हैं बट बराबर हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि इन दोनों बात का मतलब तो सेम ही है। तो इसको बस सोचने का एक नज़रिया है कि चाहे हम डिफरेंट है, चाहे हम देखने में, चाहे हमारी एज, चाहे हमारा जेंडर, नॉलेज, एक्सपीरियंस सारे डिफरेंट है, बट हम बराबर हैं। तो यूथ बोलता है कि हम सेम नहीं है पर बराबर है। ये किस तरह की बात हुई? तो फिलॉसफर बोलता है कि दैट्स राइट, ये सही है कि हर एक बंदा डिफरेंट है। तो इसको मिक्सअप मत करो गुड और बैड के डिफरेंस के साथ, सुपीरियर और इंफीरियर के डिफरेंस के साथ। कुछ भी डिफरेंस है हमारे में, हम सब इक्वल हैं। जब भी हम डिफरेंस, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात की, जब भी हम डिफरेंस के बारे में सोचते हैं ना, तो हम कमी या ज़्यादा कुछ है उस तरीके से डिफरेंस को सोचते हैं कि अगर एक ए और बी दो अलग अलग बंदे हैं, ए के पास कुछ कम ज़्यादा है, बी के पास कुछ कम ज़्यादा है, तो उस लेवल पे हम डिफरेंस सोचते हैं। बट जो यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहा है वो कि हम हर अलग दिखते हैं, अलग दुनिया, मतलब अलग देशों से हैं, अलग अलग चीज़ों से हैं हमारे पास, पर हम बेसिकली सेम है। चाहे जो हमारी सुपरफिशियल चीज़ें लगती हैं कि वो डिफरेंट है। तो युवा बोलता है यानी कोई रैंक नहीं है लोगों में। तो आइडियलिस्टिक स्पीकिंग मुझे लगता है, पर क्या हमें अब एक ईमानदार डिस्कशन नहीं करनी चाहिए रियलिटी के बारे में? आप सच में ये कहेंगे कि एक जवान आदमी और एक बच्चा जिसको अभी मैथ करने में मुश्किल आ रही है, वो दोनों इक्वल है? बड़ा अच्छा पॉइंट है यूथ का भी कि रियलिटी में अगर सोचें, एक बच्चा जो मैथ नहीं कर पा रहा, जिसको नाक पोंछना नहीं आ रहा, क्या वो इक्वल है एक एडल्ट के जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है ना? तो फिलॉसफर यहाँ बोलता है अगर हम अमाउंट ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस होंगे ही होंगे। जो बच्चा है उसको अपने जो शूज़ के तस्मे हैं वो भी नहीं बांधने आते हो शायद अच्छे से, जो लेस होते हैं, और उसको ये भी ना आता हो कि कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, और उसने कभी ये भी ना देखा हो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कैसे संभालनी है। तो एडल्ट के मामले में वो बहुत अलग है, वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है। पर इन सब चीज़ों का ह्यूमन वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मेरा जो आंसर है वो सेम है। जो सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इक्वल हैं पर सेम नहीं है। तो युवा यहाँ पे बोलता है
कि इसका मतलब जो बच्चा है वो एक फुल ग्रोन एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो फिलॉसफर बोलता है नहीं, उसको एक एडल्ट की तरह ट्रीट करने की बजाय उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना चाहिए। ना ही उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करो, ना ही उसको एक एडल्ट की तरह, बट एक ह्यूमन बीइंग की तरह। अगर एक बच्चे को सिंसियरिटी से इंटरेक्ट किया जाता है, जैसे कोई भी बंदा दूसरे बंदे को इंटरेक्ट करता है कि हम नए बंदे से मिलते हैं, हम उसको ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं सोचते कि ये बच्चा है या ज़्यादा बड़ा है, हम एक नॉर्मली उससे बात करते हैं, तो उस तरीके से उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो युवा बोलता है कि चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, सारे लोग बराबर हैं और वो सेम लेवल की मैदान में वो काम कर रहे हैं, पर यहाँ भी डिस्पैरिटी है। जो आगे चल रहे हैं वो सुपीरियर है और जो पीछे हैं, जो परसू कर रहे हैं उनको, वो इन्फीरियर है। तो हम फिर से उसी प्रॉब्लम में वापस आ जाते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर की। तो फिलॉसफर बोलता है नहीं, ये मैटर नहीं करता कि कौन किसके आगे या कौन किसके पीछे चल रहा है। अगर हम फ्लैट स्पेस में मूव कर रहे हैं और जहाँ पे कोई वर्टिकल एक्सिस नहीं है, तो तुम कंपीट करने के लिए कंपीट करने के लिए वहां पे वॉक नहीं कर रहे किसी के साथ। तो ये जस्ट तुम कहाँ थे पहले, तुम उससे आगे बढ़ने के लिए ही वॉक कर रहे हो, वहां पे कोई वर्टिकल एक्सिस नहीं है। युवा वहां पे फिलोसफर को सवाल करता है, क्या तुम उन सारे कंपटीशन से फ्री हो चुके हो? तो फिलोसफर बोलता है हाँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए अब स्टेटस गेन करना या सम्मान गेन करना ये कोई मैटर करता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ एक आउटसाइडर फिलोसफर की तरह, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है वर्ल्डली कंपटीशन से, कि जो दुनियावी कंपटीशन है उसके साथ उसका कोई लिंक नहीं है। तो युवा बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम कंपटीशन से अपने आप को ड्रॉप कर लिया है तुमने, और एक तरीके से कहो कि तुमने हार मंजूर कर ली है? तो फिलॉसफर बोलता है नहीं, मैंने उन जगहों से विड्रॉ कर लिया है जहाँ पे जो पहले से ही विनिंग एंड लूजिंग के लिए प्री ऑक्यूपाइड थी, जहाँ पे विनिंग एंड लूजिंग की बात होती रहती थी। जब बंदा अपना आप बनना चाहता है तो ये जो कंपटीशन है ये उसके सामने आते ही आते हैं। तो युवा बोलता है नो वे, ये एक थके हुए बूढ़े आदमी का आर्गुमेंट है। जो मेरे जैसे युवा हैं वो अपने आप को, इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा मुझे, यंग फोक्स लाइक मी हैव टू पुल देमसेल्फ बाय देयर ओन बूटस्ट्रैप अमिड द टेंशन ऑफ कंपटीशन। कि जब भी कोई टेंशन ऑफ कंपटीशन होती है, जो मेरे जैसे युवा हैं वो अपने आप को, वो अपने बूटस्ट्रैप्स द्वारा उनको पुश करना पड़ता है। तो ये इसलिए है क्योंकि मेरा कोई राइवल मेरे साथ दौड़ नहीं रहा। अगर हम ऐसा सोचें कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कॉम्पिटिटिव है तो उसमें क्या गलती है? तो फिलोसफर बोलता है, मतलब यहाँ पे यूथ ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे साथ कोई राइवल है, मतलब कोई कॉम्पिटिटर है, तो उसको सोच के मेरे में एक अंदर एक जज्बा आता है कि एक टेंशन ऑफ कंपटीशन में मेरे को मन करता है कि मैं भी और ज़्यादा एफर्ट जो है दूं। तो क्यों ना पर्सनल रिलेशनशिप को एक कॉम्पिटिटिव नज़रिए से देखें। तो फिलोसफर बोलता है कि अगर तुम्हारा राइवल तुम्हारा कॉमरेड हो तो इस तरीके से ये पॉसिबल है कि वो तुम में सेल्फ इम्प्रूवमेंट ला सके। बट ज़्यादातर केसेस में जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो तुम्हारा कॉमरेड
नहीं होता है। तो यूथ बोलता है यहाँ पे इसका मतलब क्या है। तो कॉमरेड क्या होता है? एक साथी। कि आप मान लो किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, या कॉमरेड की अगर जनरल परिभाषा जाने तो जैसे मार्क्सिज्म में आता है कि वो अगर सेम आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक ग्रुप के दो बंदे हैं ना जो सेम आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के कॉमरेड हैं, यानी बुरे वक्त में एक दूसरे को सहायता करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे चलेंगे। तो फिलोसफर कह रहा है कि अगर तुम राइवल को कॉमरेड मान लो तो ऐसा पॉसिबल है कि तुम में सेल्फ इम्प्रूवमेंट होने लग पड़ेगी, पर ज़्यादातर केसेस में कॉम्पिटिटर है वो जो कॉमरेड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर है यू आर द ओनली वन वरिंग अबाउट योर अपीयरेंस। मतलब तुम अकेले ही हो जो तुम कैसे दिखते हो इसके बारे में चिंता करते हो। तो इसको पढ़ते हैं, ये भी बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, इसको कंपटीशन से बहुत अच्छा लिंक किया हुआ है। तो फिलोसफर बोलता है कि चलो जो लूज एंड्स हैं उनको टाई करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें लगता है, तुम्हें डिससेटिस्फैक्शन है एल्डर्स की डेफिनेशन से कि जो सारी प्रॉब्लम्स है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। ये हमारा बेसिस था डिस्कशन के लिए जब हम बात कर रहे थे इन फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी की। तो युवा बोलता है सही, जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी का जो सब्जेक्ट था वो बड़ा इंटेंस था और मैं बस भूलने ही वाला था कि आपने इस सब्जेक्ट को सबसे पहले क्यों लेके आए, आपका मतलब इच्छा क्या थी उसके पीछे ये बात डिस्कस करने की। तो फिलोसफर बोलता है कि ये कनेक्टेड है सब्जेक्ट ऑफ कंपटीशन से, इसको याद रखो। अगर एक कंपटीशन है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है पर्सन की, अगर उसमें एक कंपटीशन की सेंस है तो अपने वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम को कभी भाग नहीं पाएगा उससे, और वो मिस फॉर्च्यून से भी भाग नहीं पाएगा। तो युवा बोलता है कैसे? क्योंकि फिलोसफर बोलता है कि जब भी कंपटीशन ख़त्म होता है तो वहाँ पे या तो कोई जीतने वाला होता है या कोई हारने वाला होता है। तो यूथ बोलता है हाँ ये परफेक्टली फाइन है कि विनर हो या लूज़र हो, तो क्या ही दिक्कत है। तो फिलोसफर बोलता है इसको थोड़ा सोचो, अगर तुम होते जिसको जब भी लोग तुम्हारे आसपास होते तो तुम बहुत कॉन्शियस फील करते कंपटीशन में, तो तुम्हारे रिलेशन, अगर तुम्हारे रिलेशन उसमें, लेट मी थिंक, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि तुम जीत के बारे में सोचो या हार के बारे में सोचो, तो हम अंदर ही अंदर वो सब सोचते रहते। जैसे कि मिस्टर ए, मान लो कोई मिस्टर ए किसी यूनिवर्सिटी में चला गया और मिस्टर बी ने कोई अच्छा काम पा लिया किसी बड़ी कंपनी में, और मिस्टर सी ने एक अच्छी दिखती लड़की के साथ हुकअप कर लिया, और तुम ये सारी चीज़ें अपने साथ कंपेयर करोगे कि मेरे पास बस यही है जो मेरे पास है और इनके पास तो बहुत कुछ है। तो यूथ बोलता है हाँ हाँ दैट्स प्रेटी स्पेसिफिक, बहुत मतलब स्पेसिफिक आपने बात बताई। तो वहाँ पे फिलोसफर बोलता है कि जब बंदा कंपटीशन के लिए कॉन्शियस होता है तो विक्ट्री और डिफीट की जो फीलिंग है वो इनएविटेबल है, वो आनी ही आनी है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है वो भी अराइज करेगी, क्योंकि जो बंदा है वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहा है कि या तो मैं इससे बढ़िया हूँ या तो मैं इससे कम हूँ, छोटा हूँ। तो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो ये दोनों ही इसके एक्सटेंशन हैं। और तुम किस तरह के, वो जो बंदा है दूसरा वो किस तरह का है तुम्हारे साथ, ये अब डिपेंड करता है कि भाई वो
मतलब बढ़िया है या कम है। तो वो जो बंदा है, जो दूसरा बंदा है, तुम उसके लिए तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग है? तो युवा बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद एक राइवल। तो राइवल को कैसे बताएं? राइवल होता है जिसके साथ कंपटीशन हो रहा है, यानी जो बी टीम में है हमारी। और फिलोसफर बोलता है कि नहीं, सिर्फ राइवल नहीं, इससे पहले कि तुम इसे जानो, तुम एक दूसरे को एक एनिमी की तरह देखते हो, तुम जस्ट एक राइवल की तरह नहीं देखते। तो युद्ध बोलता है कि एक एनिमी की तरह। तो दार्शनिक बोलता है तुम ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि जो लोग हैं हमेशा तुम्हें कम आंकते हैं और तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, और तुम्हें ये भी लगेगा कि वो सारे तुम्हारे दुश्मन हैं जिनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और तुम हमेशा उस मौके की तलाश में करते रहोगे कि अब इसने कुछ मेरा हार्म किया, अब इसने कुछ हार्म किया, तुम बस यही सोचते रहोगे। तो इन शॉर्ट में कहूँ तो तुम्हें ये लगेगा कि जो दुनिया है ये बहुत टेरिफाइंग प्लेस है, बहुत डरावनी जगह है। तो यूथ बोलता है जो एनिमीज जिनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए, क्या उनके साथ मेरा कंपटीशन है? तो दार्शनिक बोलता है सो ये ही एक चीज़ है जो बहुत डरावनी है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन में। यहाँ पे बहुत अच्छी बात फिलोसफर बोलेगा कि अगर तुम लूजर नहीं हो, इफ यू आर नॉट ए लूजर, और अगर तुम वो हो जो जीतता रह रहा है। लेट मी रीड दैट लाइन, आई एम करेक्ट। आई एम टोटली लॉस्ट टुडे, माय माइंड इज नॉट with me, but let me read, it's better. Even if you are not a loser, even if you are someone who keeps on winning, if you are someone who has placed himself in competition, you will never have a moment's peace. तो अगर तुम लूजर भी नहीं हो, और अगर तुम वो बंदे हो जो जीतते रहते हो, और अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसने अपने आप को कंपटीशन में रखा है, तीनों ही केसेस में तुम कभी भी चैन की सांस नहीं ले पाओगे। ये एक बहुत डरावना सच है कंपटीशन के बारे में। तुम लूजर नहीं बनना चाहते, और क्योंकि तुम लूजर नहीं बनना चाहते इसलिए तुम्हें हर बार जीतना पड़ेगा, ठीक है? और तुम लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते, और जो रीज़न है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो खुश नहीं फील करते जब वो अपनी सक्सेस वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि वो एक तरीके से कंपटीशन में जी रहे हैं। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो दुनिया है ये बहुत डेंजरस जगह है जिसमें आसपास बस एनिमीज ही एनिमीज हैं। तो इसको मैं दोबारा से समअप कर देता हूँ कि इस पैराग्राफ में कि फिलोसफर कहता है कि जो कंपटीशन है बहुत डरावनी चीज़ है, क्योंकि जब हम कंपटीशन में हैं, चाहे हम जीते चाहे हम हारें, चाहे हम बस एक भावना है हमारी कंपटीशन की, तो हमेशा हमारे बैकग्राउंड में एक चीज़ चलती रहेगी। क्योंकि आप तब तक ही विजेता हो जब तक आप हार नहीं रहे, और जब तक आप हार नहीं रहे आपको लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और आपके माइंड में वो चीज़ है कि कहीं मैं हार ना जाऊँ। तो ये दिस इज़ अबाउट कंपटीशन। तो यूथ बोलता है, उसकी बात से थोड़ा सा एग्री करता है कि जैसे वो बोल रहा है कि उन लोगों को जो ये फॉलो करते हैं, कंपटीशन की भावना रखते हैं, उनको लगता है कि पूरी जो दुनिया है वो बस दुश्मनों से भरी हुई है। तो यूथ बोलता है आई सपोज सो, बट यहाँ पे फिर वहाँ पे बात काटता है हमारा फिलोसफर साहब, और वो बोलता है कि पर क्या सच में लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं? तुम्हारी तरफ देखने का मतलब तुम्हारे बारे में सोचते हैं? क्या वो सचमुच तुम्हें हर वक्त देखते रहते हैं, और वो क्या सचमुच उस परफेक्ट मोमेंट की वेट करते हैं तुम पे अटैक करने के लिए? ये बड़ा अनलाइकली लग रहा है। मेरा एक फ्रेंड था,
जब वो टीनेजर था तो वो बहुत ज़्यादा टाइम शीशे के आगे अपने बाल सेट करने में बिताता था। और एक बार जब वो ये कर रहा था, उसकी जो दादी माँ है ये कहती है कि तुम ही एक अकेले बंदे हो जो इस चीज़ से, जिसको फ़र्क पड़ रहा है, जिसको चिंता हो रही है कि तुम कैसे दिख रहे हो। और इस चीज़ को सुनने के बाद उसकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई। ये बहुत बढ़िया बात है। हम भी अगर देखें हम कैसे दिखते हैं, मोटे हैं, पतले हैं, बाल कैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, रंग कैसा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही उसका फ़र्क पड़ता है। दूसरा बंदा वो बस उसी 10 मिनट भी नहीं सोचेगा, मेरे ख्याल से वो 10 सेकंड भी नहीं सोचेगा और वो भूल जाता है। क्योंकि हम अगर ऐसा देखें, अपनी लाइफ में ही झांक के देखें, हम कितना दूसरे के बारे में सोचते हैं। हम किसी से मिले अपनी लाइफ के, आप आज आप इवेंट सोचो, आज आप कई बंदों से मिले होंगे और आपने, कोई ख़ास भी होगा, कोई कम ख़ास होगा, कोई बिल्कुल अजनबी होगा, तो आपको उस वक्त फीलिंग आई होगी यार कि ये कैसा बंदा है, मतलब कैसा है देखने में। हर बंदा सोचता है, ये सबकॉन्शियस माइंड, ये एक बड़ी सबकॉन्शियस प्रवृत्ति है कि हर बंदा सोचता है। एक लड़के के दिमाग में क्या है, लड़की अच्छी दिखी तो वो होता हाँ अच्छी है, बुरी है, ऐसे बाल हैं, वैसे बाल हैं। लड़कियों के दिमाग में हाँ बड़ा अच्छा है, गुड लुकिंग है, मतलब कंपैरिजन चलता ही रहता है दिमाग में। बट क्या उस 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद भी हम उसके बारे में सोचते हैं? कभी नहीं। तो एक तरीके से हम अपने आप को बहुत स्पेशल बना लेते हैं अपने हेड में। जैसे हम बड़ा तैयार शैयार हो रहे हैं कि दूसरे मेरे को देखेंगे तो बट क्या ही समझेंगे, पर एक्चुअली में दूसरा बंदा भूल जाता है जैसे हम दूसरे को भूल जाते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो, एज लॉन्ग एज आप खुद के लिए वो चीज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपको खुद के लिए अच्छा बन के रहना पसंद है, कि आप कैसे दिखते हो, आपको अच्छा स्टाइल करना पसंद है, तो बहुत अच्छा है। बट अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि दूसरे लोग मेरे को कैसा देखें, तो ये एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आगे युवा बोलता है कि मैं अपने जो लोग हैं मेरे आसपास उनको एनिमीज़ की तरह देखता हूँ, दुश्मन की तरह देखता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में हमेशा एक डर है कि मैं अटैक हो सकता हूँ, मेरे पे अटैक किया जा सकता है, कि मेरी तरफ तीर, उड़ते हुए तीर आएंगे किसी भी मोमेंट पे और मुझे मार देंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं हमेशा, कोई मेरे पे नज़र रख रहा है। और मुझे ऐसे भी लगता है कि कोई मेरे पे हार्श जजमेंट दे सकता है, कि लोग मेरे को जज कर सकते हैं। इसका एक कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हूँ। जैसे मिरर ऑब्सेस्ड टीनेजर की बात आपने की थी। जो लोग हैं, दुनिया के जो लोग हैं, वो मेरे पे अटेंशन नहीं दे रहे। और अगर मैं रास्ते पे चलूँ, खाली अकेला चलूँ, तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। पर पता नहीं क्यों आप फिर भी ये कह रहे हैं कि जो मेरी फीलिंग ऑफ इन्फियरिटी है, ये वो चीज़ है जो मैंने खुद के लिए चूज़ की है, और इसका कोई गोल है। तो वो क्या हो सकता है? अभी भी इन बातों की मेरे को कोई सेंस जो है नहीं बन रही। और फिलोसफर बोलता है ऐसा क्यों? तो युवा बोलता है, तो युवा अपना एक और पन्ना खोलता है पास्ट का, कि मेरा एक भाई है जो कि मेरे से 3 साल बड़ा है। तो वो जो बड़े भाई की क्लासिक इमेज होती है उसमें बिल्कुल सेट बैठता है। जो मेरे माता पिता कहते हैं वो हमेशा करता है। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, खेलने में भी बहुत अच्छा था। तो वो एक परफेक्ट मूरत है डिलीजेंस की। और जब मैं छोटा था मेरे को हमेशा उससे कंपेयर किया जाता था। वो बड़ा था, ज़्यादा एडवांस था, और मैं उसको कभी बीट नहीं कर सकता था किसी चीज़ में। तो हमारे पेरेंट्स इन सब परिस्थितियों के बारे में कभी नहीं सोचते थे। और उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए उन्होंने मेरे पे कभी ध्यान ही नहीं दिया और मेरे को कभी रिकॉग्निशन ही नहीं दी।
मैंने जो भी किया, मैं हमेशा एक बच्चे की तरह ही वहाँ पे ट्रीट किया गया, और मेरे को अच्छे से रेट नहीं किया गया, मेरे को भी रेटेड ही किया गया हमेशा से, और मेरे को कहा कि भाई तुम चुप रहो। तो ये सब से गुज़रते हुए मैंने अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही रखना शुरू कर दिया, और मैंने अपनी ज़िंदगी बस इसी तरह निकाली है। अपनी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी को मैंने बस अपने अंदर समा लिया है। तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी कि, तो मैंने अंदर ही अंदर ये समझ लिया था कि मैं अपने भाई के साथ कंपटीशन में हूँ। बड़ी नॉर्मल बात है। तो युवा ने ये चीज़ अपने भाई के साथ समझी होगी, और मैं अपनी लाइफ में सोचूं, मैंने अपने कभी सिबलिंग्स के साथ ये नहीं सोची, बट दोस्तों के साथ ही में आ जाती है ना चाहते हुए भी, और शायद हर एक को ही आ जाती है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है, दोनों ने +2 इकट्ठे से की है ना, आज वो जाके किसी और अच्छी कंट्री में जाके बैठा हुआ है, और आपको वहाँ देख के लगता है उसकी फ़ोटोज़ की भाई मज़े हैं इसके, और आप उसमें एक कंपटीशन में चले जाते हो, कंपैरिजन में चले जाते हो और डिस्टर्ब हो जाते हो। तो अगर मतलब थोड़ा थोड़ा होता है डेली तो ठीक है, ये सबके साथ ही होता है कि एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है जो आपको पुश कर रही है ग्रोथ के लिए, स्ट्राइविंग के लिए। बट अगर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, यानी वो अगर एक लिमिट से ज़्यादा है, तो वहाँ पे सोचने की बात है, वहाँ पे आपको सोचना जो है चाहिए। तो फिलोसफर बोलता है ओके, तो युवा बोलता है कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं एक ऐसी सब्जी हूँ जिसको कभी अच्छे से धूप नहीं मिली, बट वो बढ़ गया, ठीक है, और मैं बस अपनी जो फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी में है वो उसी में ट्विस्ट होके रह गया हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा मुझे मिले जो इस तरह की सिचुएशन में भी अच्छे से ग्रो कर सकता है, मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगा। तो फिलोसफर बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, पर अब कंपटीशन पे ध्यान दो। जब तुम अपने भाई के साथ रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम उसको एक कंपटीशन के नज़रिए से ना देखो, अपने भाई के साथ या किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ, तो तुम्हें लोग कैसे लगेंगे? तो युवा बोलता है कि मेरा ब्रदर मुझे ब्रदर की तरह लगेगा, और दूसरे लोग जैसे दूसरे लोग होते हैं। तो फिलोसफर बोलता है नहीं, तो वो तुम्हें एक पॉजिटिव कॉमरेड्स की तरह लगेंगे। तो यूथ बोलता है कॉमरेड्स? तो फिलोसफर बोलता है पहले तुमने नहीं कहा था कि तुम लोगों की हैप्पीनेस सेलिब्रेट नहीं कर पाते, पूरे दिल से नहीं कर पाते, और तुम अपनी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को है उसको कंपटीशन की तरह देखते हो, और तुम्हें लगता है कि दूसरे की खुशी मेरी हार है, और इसीलिए तुम उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो ये भी बड़ी कॉमन फीलिंग है, सबने ही फील की होती है कि कई बार कोई दोस्त, मतलब हम दोनों ने ही सेम टेस्ट दिया है ना, हम दो बहुत गहरे दोस्त थे, हमने दोनों ने एक एंट्रेंस टेस्ट दिया, बट वो पास हो गया और मैं फेल हो गया। अब अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे को उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, पर उसकी हैप्पीनेस, उसकी जो जीत है, मेरे को अपनी हार लगने लग पड़ती है। बट जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, बट हमारा दिमाग जो है वो इस तरीके से काम करता है। तो जब हम इस कंपटीशन की स्कीम से रिलीज कर जाते हैं, तो जीतने की जो इच्छा है, जीतने की जो ज़रूरत है, वो ख़त्म हो जाती है। तो जो बंदा है वो इस डर से रिलीज हो जाता है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो क्या, और वो क्या सेलिब्रेट करने लग पड़ता है दूसरे लोगों की हैप्पीनेस को पूरे दिल से। और ये भी हो सकता है कि वो लोगों की खुशी के लिए एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना शुरू करे,
और जो लोग ऐसा करते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी को, जब वो ऐसा करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? कॉमरेड। तो मेरा कॉमरेड वो है जो मेरे को मेरी फीलिंग्स को समझता है, और मेरे जीतने से उसको ये नहीं लगता कि मैं हार गया हूँ। और ये चीज़, सेम चीज़ उस पर भी लागू होती है। जैसे मैं उसका कॉमरेड हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि अगर वो जीत गया है तो मैं हार गया हूँ। तो उसकी खुशी में मुझे खुश होना जो है, रियली जब समझ आता है, तो हम उस चीज़ को हम कॉमरेड कह सकते हैं। तो यूथ बोलता है हम, तो फिलॉसफर बोलता है अब हम एक बहुत ज़रूरी पार्ट पे आ गए हैं। जब तुम रियली ये फील कर पाओ कि लोग तुम्हारे कॉमरेड हैं, तो तुम्हारा जो नज़रिया है देखने का वर्ल्ड को, वो चेंज हो जाएगा। तो तुम्हें लगेगा कि ये दुनिया डरावनी जगह नहीं है, ये डाउट से भरी नहीं है। तो तुम्हें लगेगा कि ये दुनिया बहुत ही शांत और सेफ है, और जो तुम्हारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। तो यूथ बोलता है कि यार तुम कितने खुश आदमी हो, पर तुम्हें पता ये सनफ्लावर की तरह लग रहा है कि उस पे रोज सनशाइन पड़ रही है और उसको बड़ा पानी पुनी मिल रहा है, बड़ा खिला हुआ है वो अच्छे से। पर जो अंधेरे में, जैसे एक वेजिटेबल जो अंधेरे में ग्रो होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं कर पाता। तो यूथ यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, फिर वो कंडीशंस का हवाला दे रहा है कि भाई तुम्हें क्या है, तुम तो बड़ा अच्छा, तुम ऐसी जगह पे उगे हो, या ऐसी जगह पे तुम अपब्रिंग हुए हो जहाँ पे सब कुछ अच्छा था, पर जहाँ पे अच्छा नहीं था उनका क्या। तो फिलोसफर यहाँ बोलता है कि तुम बस फिर इटियोलॉजी में आ गए, तुम फिर कॉज एंड इफेक्ट में घूमना शुरू कर दिए। तो यूथ बोलता है ओ श्योर आई एम। यहाँ पे जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हमें एक बात तो समझ आई कि यूथ जो है अभी भी कन्विंस्ड नहीं है, उसको लग रहा है कि नहीं, मतलब मैं खुद भी शायद इतना अंदर से कन्विंस्ड नहीं हूँ, कि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि किसी की जो ट्रॉमा के सेंस में नहीं कह रहा मैं, कि अगर किसी बंदे को ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, उसको ज़्यादा ऐशो आराम या लग्जरी मिली है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर कर सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप स्टैटिस्टिक उठाओ दुनिया की, तो जो बंदे सक्सेसफुल, अगर आप उसको समझो, उनकी बैकग्राउंड को समझो, आप देखोगे कि वो बहुत ही अच्छे ख़ानदान से हैं, ठीक है। और कोई उक्का दुक्का होता है जो एक बहुत कम चीज़ों में भी बड़ा अच्छा कर जाता है। बट रियलिटी में क्या है, जिसके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, वो अच्छा, उतने ही उसके अच्छा करने के जो चांसेस होते हैं। तो ये भी बड़ा एक अच्छा पॉइंट है डिस्कशन का। इसको हम शायद फिर कभी कर सकते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी उस तरीके से एग्री नहीं कर रहा जो फिलोसफर कहना चाह रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट मतलब करता है, बट इफ़ेक्ट करता है, बट ट्रॉमा के सेंस में भी चलो इफ़ेक्ट करता है बंदे की लाइफ में, जो माइंड के केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं। पर अगर हम ये सोचें कि अगर हमें वो कंडीशन है तो हमें उभरना कैसे है उससे, तो ये थ्योरी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है कि या तो मर जाओ या तो उठ जाओ। अगर उठना है तो करेज दिखाओ। तो उस सेंस में ये जो सारी बातें हमने अब तक की वो बहुत सही है। और अगर पर हम इसको नहीं नकार सकते कि जो कॉज का है वो इफेक्ट नहीं होता प्रेजेंट में, जो मुझे लग रहा है। हर बंदा अलग तरीके से जो है सोच सकता है। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमने उसको पकड़ के रख लेना है कि भाई कॉज थे तो मैं ये नहीं कर पाया, तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो छोटा सा पैराग्राफ है, जस्ट फिलोसफर के माइंड में क्या चल रहा है कि फिलोसफर जो है वो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से, नॉट फिलोसफर सॉरी यूथ, जो यूथ है वो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से के द्वारा बड़ा किया गया था, यानी उसकी जो चाइल्डहुड थी, और उसको ऑप्रेस किया गया था, उसको अपने एल्डर ब्रदर के साथ कंपेयर किया गया था बचपन से, उसकी ओपिनियंस को कभी नहीं सुना, और उसको हमेशा ताने मारे गए, उसको बस साइड लाइन ही किया गया। इसलिए वो अपने फ्रेंड्स नहीं बना सका,
और ज़्यादातर टाइम वो लाइब्रेरी में फ्री रहता था, जो कि उसकी एक बड़ी अच्छी जगह बन गई रेफ्यूज के लिए। तो यूथ ने अपने जो शुरुआत के साल थे वो बहुत बुरी तरह गुजारे थे। तो वो आइडियोलॉजी में ही एक तरीके से फंस गया था। अगर वो उन पेरेंट्स के द्वारा रेज नहीं किया होता, या एल्डर ब्रदर कभी होता ही नहीं, और अगर उसने वो स्कूल भी अटेंड ना किया होता, तो उसकी जो लाइफ है अच्छी हो सकती थी। तो यूथ के माइंड में ये यूथ का जो साइकी है, उसकी समझ है, वो यहाँ पे बता रहा है ऑथर। तो यूथ बड़ा ट्राई कर रहा है ये डिस्कशन को बड़े कूल हेडेड से लेने की, क्योंकि आप देखो कि यूथ के पास हजारों बहाने हैं, बस बहाने कह लो, या कह लो लॉजिक कह लो, या तर्क कह लो, या उसके पास पॉइंट्स हैं जो उसको ये बता रहे हैं कि इटियोलॉजी क्यों सही है और पास्ट का इफेक्ट क्यों होता है। पर ये सब सुन के भी जो भी उसकी डिस्कशन हो रही है, वो कंट्रोल कर रहा है, वो इन सब के बावजूद भी डिस्कशन में रह रहा है, जितना वो शांत तरीके से रह रहा है। पर अब ऐसा हो रहा है कि वो अपनी जो उसकी जो इतनी टाइम से जो फीलिंग्स दबी हुई हैं, वो अभी बाहर आ जाएंगी। तो इसी नोट पे ये जो चैप्टर ख़त्म होता है। तो आज का वीडियो बहुत लंबा था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में कोई डिस्कशन पॉइंट यहाँ पे रहता है, तो आप ज़रूर इसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी उन कमेंट्स को एड्रेस करने में। मैं फिर से दोहराता हूँ कि मतलब मैं कोई यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं हूँ। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो हमें लगता है कि एक सही आंसर हो सकता है अपने अकॉर्डिंग, हम उसको देते हैं। एंड वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। हमें नहीं है कि हम हमेशा ही ऐसा सोचते हैं, तो हम एक दिन सोचते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। बट दिस इज़ अ नाइस वे टू डिस्कस ऑल दिस थिंग, एंड एवरी डे वी आर लर्निंग समथिंग न्यू, वी आर चैलेंजिंग आवर सेल्फ। एंड आई होप कि आपको इस किताब से वैल्यू मिल रही है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अगर आपको वैल्यू मिल रही है, तो एक कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा लगे कि चलो आगे भी करते हैं काम। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे फ्रॉम पावर स्ट्रगल टू रिवेंज। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़।